एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ठा दूं। पर ये सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वो न रोती। हां, इस ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर क्रीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वो दुखी हो जाती। प्रणय का वो बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थीं। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंखें न उठाई। वो शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वो उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वो प्रेम विह्वल मूर्ति जिसे देखकर एक दिन वो गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए वो स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थीं, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वो जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब त्याग, सेवा और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गू मना करती रहती, पर वो मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंथ कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में मां बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सारी कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्षों के वकील की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिनेश को फांसी हुई। ये कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का न जाने क्या हाल होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूं। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ और उनके घर वाले मजे में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चाचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसी की खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी तो वक्त है, चलो
जरा देखें, देवी दीन ने आपत्ति करके कहा। पहले मैं देख तो आऊं, इस तरह मेरे साथ कहां कहां दौड़ती फिरोगी। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोली। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका सारा ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी की सजा का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी मां और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी, और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति ऐसी उत्तेजनापूर्ण घृणा हुई कि वो उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वो यहां आ जाए तो ऐसा धिक्कारूं कि वो भी याद करे। तुम मनुष्य हो, कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला। इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह पर कालिक तो न लगती है। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वो इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई, पर देवी दीन न आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी हो होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दीन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गू के पैरों पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूं दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गू ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहां इतना पाप समा सकता है वहां 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी और अब भी 1.5 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नीयत नहीं बिगाड़ी। उसको को आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। ये पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होगे। समझते होगे तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वो लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे न पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खा कर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते, तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धो कर पीती। वो उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करें, उपास करें, फटे चीथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुझे जला रहे हो? चले जाओ। चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है। रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी, मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हो। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियां की, मुझे कैसी कैसी धमकियां दी, तो तुम मुझे राक्षस न कहती। जालपा के कानों में इन आवाजों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा। रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहली ऐनक। इस एक ही महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर थम थम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नेत्र बाणों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम इन सख्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं।
क्या शक्तियां थी जरा सुनो। लोगों ने हंसते हंसते सिर कटा दिए हैं, अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो, पर मैं झूठ न बोलूंगा? क्यों नहीं सिर झुका लिया? देह के भीतर इसीलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमा ने दबी आवाज से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सर्पणी की भांति फुंकार कर कहा। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तो मैं मुंह पर कालिक लगाकर भी कुछ न मिले। मेरी ये सच्चे दिल से प्रार्थना है, लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस चाल में तुम फंसे हो उससे नहीं निकल सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लेके आ। जाओ, शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है और आज फिर कहती हूं कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूं। अगर कोई धमका कर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूं, स्वयं अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा। तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा। नहीं तो मैं मुंह पर कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी। तुम मुझे क्षमा न करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे से नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना, मुझसे जरा देर मिल लें। जहां कहें आ जाऊं। जग्गो ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहां आप ना आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ही तो लाए हूं। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम न होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सोचता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे खयादार नहीं है दादी। इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची, उनसे ये सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं, दादा से मिलकर क्या करोगे? वो होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गो ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें न निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता। मैं तो थर थर कांप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, ये बेहयाई है। देवीदीन ने आकर कहा, क्या यहां भैया आए थे? मुझे मोटर में रास्ते पर दिखाई दिए थे। जग्गो ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल ले। देवीदीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूंगा। यहां कोई बातचीत हुई? जग्गो ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूल माला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गो, अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो ना गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवीदीन, हाँ सब पूछाया, हावड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इसी वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवीदीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूं। जालपा, थक गए होंगे? देवीदीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बधा हुआ था।
सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपनी राग रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वो अपनी टेक न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का खरोंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका खरोंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सारे आदमी शोक से सिर झुकाए त्योरियां बदले उन्मत्त से नजर आते। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वो न जानती थी कि इस चंद सागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज तक नहीं आती। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गो पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था तो अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वो कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर ये शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांध कर उसे बहला रखा। वो कहते, अजी बीवी की कुछ फिक्र न करो, जिस वक्त तुम एक चढ़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा, इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गईं। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वो जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वो जानता था कि जालपा पहले कुछ नाक भौं से कोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वो जरूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गो को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वो कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वो जालपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फूल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए। पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया, उसके नैवेद्य को पैरों से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिला। आज पुलिस के विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी। उसकी सुबुद्धि सचेत हो गई थी। अब उसे अपनी पशुता यथार्थ रूप में दिखाई दी। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी। वो स्वयं उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुल्जिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे। शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। जालपा की वो क्रोधान्मता मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वो इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुल्जिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में न आया, कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए, यहां से तो 6-7 मील कम न होगा। वो उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं तो कल हाईकोर्ट के जजों से कहूंगा। कोई तो सुनेगा। सारा वृत्तांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंची। यहां अभी वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी जन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वो रुक गया और बाहर से निकाल कर देखा
तो वही दारोगा जी। दारोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वो भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे। मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और जरा सुरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे। जोहरा को बुलवा लेंगे, 2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वहां उस खटीक के घर पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक जरूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पांव पांव चला आऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, अरे नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहां चलना चाहें चलिए, मैं जरा भी मुकिल ना हूंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूं। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जरा भी मुकिल ना हूंगा। वही बेगम साहब। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर आज कुछ कम बाहर न रहेगी, वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बार की आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोधा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूं। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी ना होगी। लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर ना समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान ना होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फायदे के ख्याल से कह रहा हूं। रमा ने होंठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फायदे का इतना ख्याल न करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूं। मैं मां के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। ये कहता हुआ वो मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दारोगा ने कई बार पुकारा, अरे जरा सुनिए, जरा बात तो सुनिए। लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी ना मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वो रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं, साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? ये कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, लज्जास्पद बात है। अगर वो पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब होगा? खामख्वाह लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ बनाया जाऊंगा। वो लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं। रक्त की नदियां बह गई हैं। प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वो इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वो स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई।
वो औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वो पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबरा कर उठ बैठा। देखा तो दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, ज़ाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वो अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलब से कहता हूं, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला ना हो जाए ये मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, ये डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह की शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ ये डीओ दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी बहुत खुश हैं, वो यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। ये कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूं, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारी समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की जरूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूं। मैं आज यहां से चला जाऊंगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए आप तब तक कहीं जा नहीं सकता। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वो हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से ले लीजिए और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फायदा कि आप अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूं, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? देखिए, हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान ना समझिएगा। खुदा दोज़ख में ले जाए पर जेल की सजा न दे। मार थाड़ गाली गुफ्ता वो तो वहां की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूं, दोज़ख से बदतर है जेल। दारोगा, ये बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वो शायद इनकी जान की गाहक हो रही हैं, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वो हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वो हार ये रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने कबूल नहीं किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। दारोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटीक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहले से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वो अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वो किसी तरह न कर सकता था।
वो पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकलने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वो मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंख मारी, मानो कह रहे हों आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाईकोर्ट में तय हो जाने के बाद यहां से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वो दे दिया जाएगा, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सा दिखाएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म न हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वो भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वो आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा।